तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूँ। ऐसे ऐसे इंसान पढ़े हैं। कोई कह दे तो जीना छोड़ दे रहे, एक हम पढ़े हैं, कहने पे तो हम बिस्कुट नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, आज स्टार्ट किया जाएगा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। जैसे आप सुने होंगे कि आपसे पूछ लेता है मोल की संख्या बताइए। ठीक है, मोल की संख्या बताइए। मोल की संख्या, नॉर्मलता, मोलरता, ये सारी चीज़ें पूछता है कि नहीं। इसमें हम आराम से यही सब सारी चीज़ें क्या होते हैं, यहाँ से नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, ये सब सारी चीज़ें पूछती है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक धाकड़ तरीके से। ठीक, चलिए इस वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले देखिएगा, हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खुद दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया। ये पहले देखते हैं, रासायनिक विश्लेषण किसे कहते हैं? वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणात्मक विश्लेषण व परिणात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? रासायनिक विश्लेषण कहलाता है। ये चैप्टर के आपका इंट्रोडक्शन था। ठीक, अब यहाँ से हम चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं थ्योरी का पोर्शन। ठीक, देखिए क्या पूछा, यानी गुणात्मक विश्लेषण। ठीक, गुण धर्म के आधार पर, यानी गुण धर्म के आधार पर अकार्बनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन न हो। ठीक, लवण यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे करते हैं? अब यहाँ से हम देखते हैं कैसे हम पहचान करेंगे। पहला हमारा दे दिया है परिणात्मक विश्लेषण किसे कहते हैं? किसी ज्ञात पदार्थ के विलयन के आयतनीय, भारात्मक तथा अन्य विधि से उसकी मात्रा ज्ञात करना क्या कहलाता है? परिणात्मक विश्लेषण कहलाता है। ठीक, परिमाण मतलब क्या? किलो बाड़ा, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 10 किलो। ठीक है, ठीक है, जैसे कहें तो 2 लीटर पी गए पेप्सी, वही से है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें उसमें दे रखा है। ठीक, अब यहाँ से क्या पूछा है, जूम हम नहीं किया यार, भूल गए। ठीक है, देखिए यहाँ से अब दूसरा क्या पूछा है, ये देखिए मूलक पूछा है, यानी आवेश, यानी किसी चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज, यानी आवेश धनात्मक तथा अथवा ऋणात्मक युक्त परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? मूलक कहलाता है। जैसे Ag पे प्लस, Cl पे माइनस, CO3 पे 2 पे माइनस होता है, यानी NH4 पे 2 आदि होता है। ये सब सारी चीज़ें क्या होता है? रेडिकल के अंतर्गत आती हैं। ठीक, हमारा एसिड रेडिकल क्या होता है? वह ऋणावेश जो मूलक जो संबंधी, यानी संबंधित लवण से अपने ही लवण को लवण में अपनी लवण से बनने से अम्ल, यानी अम्ल से आता है। मतलब क्या होता है? वह ऋणावेशित मूलक जो संबंधित लवण से बनने में यानी अम्ल से आता है, उसे हम क्या कह लेते हैं? अम्लीय मूलक कहलाते हैं। जैसे Cl पे निगेटिव चार्ज हो गया, C4 पे O पे यानी 2 निगेटिव, PO4 पे 3 निगेटिव, ये सारी चीज़ें दिया है। हमारा क्या होता है? बेसिक रेडिकल क्या होता है? वह धनात्मक, यानी कि वह धनावेशित मूलक जो संबंधित लवण से यानी बनते समय भस्म मतलब राख या भस्म मतलब ये क्षार से आता है। जैसे क्या होता है? Ag पे पॉजिटिव, C, यानी ये सब कार्य क्या है? ये Ag पे पॉजिटिव हो जाएगा, Cu पे प्लस यानी 2 हो जाएगा, Al पे प्लस यानी +3 हो जाएगा आदि। अब माइक्रो कॉस्मेटिक साल्ट क्या होता है? जैसे हमारा का सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये सारी चीज़ें क्या है? माइक्रो कॉस्मेटिक लवण के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, अब मोहर साल्ट का फार्मूला क्या होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी फेरस का FeSO4, अमोनिया का NH4 यानी 2 का होल टॉय SO4 होता है। और यानी ये आपका यानी फास्फेट ये जुड़ा है, अब 6H2 जुड़ा है। ये मोलर का, ये आप याद रखिएगा, एचटी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब क्या पूछा? अनुमाप क्या होता है? अनुमाप क्या होता है? मतलब टाइट्रेशन। ये देखो करिए हम कैसे तुम यानी करोगे कि यानी सारी चीज़ें हम ज्ञात करेंगे। ठीक, वह प्रक्रम जिसमें 2 अभिकारकों के विलयन के उन आयतनों को ज्ञात करते हैं जो रासायनिक प्रयोग में प्रयुक्त होते हैं। अनुमाप यानी 4 प्रकार के होते हैं: अम्ल, क्षार, अनुमाप तथा अम्लीय तथा क्षारीय। मतलब क्या होता है? तुम कैसे कर सकते हो कि अम्ल है या क्षार है। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीकरण अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हम क्या इसका अनुपात लगा के कर सकते हैं। ठीक, तीसरा क्या पूछा है? अवक्षेपण अनुपापन। दूसरा दिया है इस लास्ट वाला, यानी सकुल नियमी अनुपातन। ये सारी चीज़ें इसके अंतर है क्या? अनुपात हमें दे रखा है। ठीक है, अनुपात यहाँ से दे रखा है, आप यहाँ से हम क्या करते हैं? इसे हम पढ़ लिए। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं किस पे? अपने यहाँ से
ठीक, अम्ल और क्षार का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, अम्ल है या क्षार है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। पहला हमारा क्या पूछ दिया, पहला एकदम इजी विजी है, ठीक है, एकदम आप एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एयर हवा चल रही थोड़ा सा, ठीक। देखिए क्या दिया, अम्ल क्षार अनुमापन यानी एसिड बेस टाइट्रेशन कैसे कहते हैं। एसिड टाइट्रेशन क्या होता है, ज्ञात शक्ति के अम्ल विलयन के अनुमान द्वारा ज्ञात अम्ल की सांद्रता ज्ञात किया जा सकता है, इससे हम बता सकते हैं। मतलब क्या होता है, अम्ल के कितना, उसमें कितना अम्ल है और कितना एसिड प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें हम उसमें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे ज्ञात करते हैं, यानी क्या होता है, इसे रेडॉक्स अनुमान यानी क्या होता है, अनुमापन भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रिया होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अनुपापन यानी अनुमापन में रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक आयनों के जलीय विलयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर द्वारा पूर्ण होता है। जैसे क्या होता है, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट यानी ओयोडीमिटी और ओयोडीमिटी का अनुमान, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, ऑक्सीकरण अपचयन कहलाती है। और छेप क्या कहलाता है, अघुलनशील, मतलब कि जो नीचे वाला बचा होता है अक्षेप कहलाता है, ठीक। अघुलनशील और छेप पर आधारित होते हैं, जिसे हम रिसिपिएंट टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक। अब हमारा प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन क्या होता है, जिसमें यानी क्या होता है, इसमें अंतिम बिंदु पर अविभाज्य संकुलन निर्माण होता है, यह अनुमान अवक्षेपण तथा अनुमान में श्रेष्ठ होता है, ठीक। अब इंड पॉइंट क्या होता है, अनुमाप यानी अनुमापन से प्राप्त हुआ बिंदु जिस पर क्रियात्मक यानी क्रियाकारक विलयनों के परस्पर अभिक्रिया पूर्ण होती है, उसे हम इंड पॉइंट कहते हैं। अब इंडिकेटर क्या होता है, वह पदार्थ जो अनुमापन में अंत बिंदु जाने के सूचना रंग पर यानी परिवर्तित कर देता। मतलब क्या होता है इंडिकेटर, मतलब क्या होता है, वो इंडिकेट कर देता है नीला पीला काला कैसे होता है, वही जो कहते हैं जिस बिंदु पर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब इंटरनल इंडिकेटर क्या होता है, एक्सटर्नल, ये दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक। इंटरनल पहले पढ़ते हैं, वह सूचक जो अनुमापन में प्रयुक्त विलयन में मिला दिए जाए, जैसे हमारा फिनाल यानी क्या होता है, फिनाल फेरेथिक और मेथिल ऑरेंज, ये सब सारी चीज़ें इंटरनल इंडिकेटर। अब एक्सटर्नल यानी बाह्य सूचक क्या होता है, यानी बाहर से तुम देख सकते हो, ठीक है। ये तो रिएक्शन में हो रहा था, ये तुम बाहर से हम देख के बता सकते हैं। देखियो करिए, ये सूचक जो अनुमापन विलयन में नहीं मिलाए जाते हैं, वरना बाहर रख कर अनुमापित विलयन पे इसके संपर्क में कराकर अंत बिंदु ज्ञात कर ले। जैसे क्या हो गया हमारा ये वाला चीज़ KE यानी K3FE का होल 6 होता है, ठीक। ये था आपका इंडिकेटर किसका, बाह का, ठीक। अब हम देखते हैं किसका, इसमें हम देखते हैं सेल्फ इंडिकेटर। मतलब क्या होता है, कैसे ये सेल्फ से बना सकता है अपने आप ही। जब मापन में प्रयुक्त विलयन में कोई एक सूचक भी कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ सूचक, ये अपने स्वयं अपने सारा काम ये सब कर लेगा, ठीक है। जैसे KMnO4 आपका एग्जाम्पल है, ठीक। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उसमें कितने भार के विचार से 1 भाग हाइड्रोजन, 8 भाग ऑक्सीजन और 35.5 भाग क्लोरीन संयोग करते हैं या उनको उनके यौगिकों में से विस्थापित करते हैं। जब किसी तत्व के तुल्यांकी भार को ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम तत्व का ग्राम तुल्यांक भार बोलते हैं। यही आपका डिफिनेशन है। जैसे एग्जांपल यहाँ से देख रखा, H2O NH3 यानी CH4 1 मोल हाइड्रोजन 1/2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल नाइट्रोजन 1/3 मोल हाइड्रोजन से तथा 1 मोल कार्बन से 1/4 मोल हाइड्रोजन से संयोग करता है। तो तुल्यांकी भार निकालने के कारण 1/2 रख देंगे तो हमारा कितना ऑक्सीजन 8 दूना 16 हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया, ये आपका कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। नाइट्रोजन का तुल्यांकी भाग, नाइट्रोजन 7 होता है, 7 दूना 14, इससे आप काटेंगे 4.67 हो जाएगा। कार्बन का तुल्यांकी भाग यानी कितना 6 दूना 12, तो 12 लिख दिए, 1/4 कर दिए, आपका 3 आंसर आ गया। यही सारी चीज़ें आपको तुल्यांकी भार ऐसे इजी बीजी निकाल लेना है, ठीक। इजी बीजी है, कुछ काम ही नहीं करना है यार, इतना खतरनाक तरीके से हम बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है।
चलिए देखते हैं अब और चीज़ें कुछ हैं, जैसे क्या होता है परमाणु भार तुल्यांकी भार संयोजकता में संबंध है। यदि अम्लों की तुल्यांकी यानी देखो परमाणु भार बराबर का तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता होता है, ये आप फार्मूला रट्टा मान लीजिए। अब अम्लों के लिए क्या होता है, बेस के लिए क्या होता है, सारी चीज़ें यानी लवण सारी चीज़ के लिए क्या होता है, अम्लों के लिए क्या होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्लों का अणुभार। अब अणुभार कैसे निकालेंगे, उसका जैसे ऑक्सीजन 8 है तो 8 दूना 16, तो यही सब चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, अम्ल की भास्मिकता, अम्ल की भास्मिकता यहाँ से देखो कर एग्जाम्पल H2SO4 का तुल्यांकी भाग, इसका हम क्या कर दिए, पूरे का हम क्या अणुभार निकालिए, यहाँ लिख दिए। अब तुल्यांकी भार क्या कर दिए, 2 से हम डिवाइड कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ से हमारा निकल गया भना का। ठीक, यही सब चीज़ें क्या होता है, यहाँ से अम्ल की भास्मिकता कितनी भास्मिकता है वही चावल के कहते हैं। अब देखो क्षारों के लिए, क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लीयता। अभी अम्ल की भास्मिकता निकाल रहे थे अम्ल की, अब यहाँ क्षार की अम्लीयता निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ से NaOH का तुल्यांकी भाग 40/1 होता है, 40/1 लिख दिए, आपका 40 आंसर आ गया। CaOH का होल्ट OH का तुल्यांकी भाग, इसका हम अणुभार निकाल के यहाँ लिख दिए, और हमारा 2 यहाँ से कर दिए 1 और ये 2 हमारा 37 आ गया। यही कुछ करना ही नहीं है। ठीक, अब लवणों के लिए तुल्यांकी भार कैसे, लवण के तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसे हम पूरा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, लवणों का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार बटे ऋणायन तथा धनायनों पर आवेश की कुल मात्रा होती है। ठीक, ये आपका पहला है। ऑक्साइड के लिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, ऑक्साइड का तुल्यांकी भार बराबर ऑक्साइड का अणुभार बटे मोलों की संख्या गुणे तत्वों की संयोजकता होती है। ठीक, अब क्या दिया, ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया में तुल्यांकी भार अभिकारक अब यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ई बराबर लवणों का अणुभार बटे यन होता है। यन तुम्हारा क्या होता है, यन अणु के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होने वाला परिवर्तन होता है। ठीक, अब यहाँ से बिलियन के कुछ हम परसेंटेज देख लेते हैं, कैसे हम बिलियन के बारे में उससे निकालेंगे। जो फार्मूला हम बताए थे मोलरता, नॉर्मलता, ये सारी चीज़ें, शक्ति वगैरह सारा चीज़ें यहाँ कैसे निकालते हैं। ठीक, कुछ ये सब ईजी भी में है यार, कुछ हम जादू मार देंगे ऐसा ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या दिया, बिलियन की प्रतिशत, यानी बिलियन की प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 100 ml बिलियन विलेय की मात्रा, आपका विलेय बिलियन और विलायक समझते हैं। विलेय मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है तभी तो मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूट प्लस हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, बराबर सॉल्यूशन हो गया। ठीक, यही तीनों चीज़ होता है ना। देखो सॉल्यूट किसे कहते हैं, जैसे चीनी आपका क्या है, सॉल्यूट है, जो कम में हो यानी कम मात्रा में और घुल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। सॉल्वेंट पे आते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में, जैसे पानी ज़्यादा मात्रा में रहता है ना, तो ज़्यादा मात्रा में घुलाने का काम करे, ध्यान से सुनिएगा, जो ज़्यादा मात्रा में रहे और घुलाने का काम करे उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और दूसरा बताते हैं सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जो कम मात्रा में हो और खुद घुल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। आप समझ में आए। अब यहाँ से आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, यानी ये बिलियन की शक्ति पर, बिलियन की शक्ति पर आते हैं। देखिए कह रहे बिलियन की शक्ति ज़्यादा हो गया था। 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम में उपस्थित मात्रा को बिलियन की शक्ति अथवा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं, यही आपका है। ठीक, अब यहाँ से बिलियन की नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, आप देखिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैशटैग वगैरह लगाइए, जो भी लगाना है। 1 लीटर बिलियन में विलेय पदार्थ के तुल्यांकी भार की संख्या कितनी होती है, क्या होता है, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे यानी क्या होता है, लीटर में आयतन का, यानी लीटर में आयतन यानी बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक, ये दूसरा बताते हैं। दूसरा हमारा नॉर्मलता के लिए क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर बिलियन की सांद्रता हो या विलेय के तुल्यांकी भार हो। अब यन तुम्हारा, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम नॉर्मलता को हम कैपिटल यन से इंडिकेट करते हैं। ठीक, कहीं कैपिटल यन लिखा है तो आप भड़किए नहीं। ठीक, ये कौन सी आवाज़ दे दिया। ठीक, अब आते हैं किस पे आते हैं, मोलरता। ठीक, मोलरता स्पेलिंग देखिएगा। ठीक, मोलिलिटी और हमारा मोलिलिटी होता है। देखिए यहाँ से र और ल का डिफरेंस है केवल, बस। अब देखो क्या दिया, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय की मात्रा मोलों की संख्या, उसे हम क्या कहते हैं, यम कहते हैं। यानी कैपिटल यम से इसे हम इंडिकेट करते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता है ग्राम में मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, ग्राम में मात्रा बटे, यहाँ से लिख देते हैं, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राम में यानी कितना ग्राम है उसका अणुभार, यानी ग्राम में मात्रा बटे अणुभार लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, मोल की संख्या निकल जाएगी। अब यानी बिलियन का आयतन
किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या दिया, यदि मोललता पूछे तो ग्राम प्रति लीटर में बिलियन की सांद्रता बटे विलेय का भार यानी का अणुभार होता है, ये आपका मोलरता से होता है। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या दिया, ये आपका मोलरता हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आते हैं मोललता पे। ठीक, यानी केवल आप वर्ड देखिएगा मोललता पे। ठीक है, अब क्या पूछा, मोललता किसे कहते हैं, विलायक है। ठीक है, विलायक के 100 ग्राम विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय मूलों की संख्या, उसे हम यम यानी उसे हम मोललता कहते हैं। इसे हम स्मॉल यम से इंडिकेट करते हैं। वो कैपिटल यम था, यहाँ से हम कैपिटल यम ही बना देते हैं। ठीक, कैपिटल यम था और स्मॉल यम था। ठीक, अब मोललता कैसे निकालेंगे, विलेय की मूलों की संख्या, यानी कोई जो विलेय है, विलायन सब बताएं, विलेय के मूलों की संख्या बटे यानी क्या होता है, विलायक का भार किस में होना चाहिए, 1000 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, यानी हमें क्या होता है, ग्राम में यानी ग्राम में लेना है। ठीक, अब इनमें संबंध मोललता में संबंध, मोलरता में क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, शक्ति बराबर क्या होता है, नार्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणुभार होता है। अब इसमें हम संबंध यदि निकालेंगे तो हमारा क्या होता है, नार्मलता बटे मोलरता होता है बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार बराबर यन होता है। ठीक, अब यहाँ से या नार्मलता बराबर मोलरता बटे यन होता है। यन क्या है, यन आप क्या है, यन अम्ल की क्षारिकता यानी अम्ल की क्षारिकता या क्षार की अम्लीयता, लवण के धन संयोजी तथा रेडॉक्स निकाय में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, यन कहलाता है। ठीक है, यन समझ में आया। चलिए, अब यहाँ से कुछ चीज़ें और दे रखे हैं, उसके बाद हम चैप्टर को क्या कर देते हैं, इन थ्योरी वाले पोर्शन को लॉक करते हैं। ठीक है, वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो अथवा अर्थात जिस विलयन के निश्चित आयतन में विलेय की घुली हुई मात्रा हो, उसे हम क्या कहते हैं, मानक यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, यानी कोई सांद्रता है, कितना लीटर है, उसमें कितना घोले हैं, सब हमें आयतन क्या होता है कि निश्चित पता हो, निश्चित आयतन पता हो, यानी विलेय में घुली हुई मात्रा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मापन बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ से अनुमापन समीकरण क्या होता है, एन वी बराबर यानी N1 V1 बटे N2 V2 होता है। ठीक, अब यहाँ से आप देखो क्या दिया। ठीक, जहाँ N1 तथा V1 अनुमापन में प्रयुक्त विलयन की नार्मलता या आयतन है, यानी N से आपका नार्मलता होगा, V से आपका आयतन हो गया, तथा N2 तथा B2 अनुमापन में प्रयुक्त दूसरे विलयन की नार्मलता और आयतन यानी क्या होता है, आयतन है। ठीक, ये आपका क्या है, इतना था, ये थ्योरी वाला पोर्शन था। ठीक, आप वीडियो में बने रहिए, अभी हम स्टार्ट करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट MCQ क्या दिया है। पहले आपको यदि क्वेश्चन आता है तो बहुत नहीं, मतलब यहाँ से चाँद तक का, ठीक है, दूरी जो है उतना बहुत यानी धन्यवाद है। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, फिर सॉल्व यानी पॉज करके जरूर ट्राई जरूर करिएगा। ठीक, क्योंकि थ्योरी आपको पढ़ा दिया गया। पहला क्वेश्चन पूछा है, एक अम्लीय KMnO4 विलयन उसके द्वारा रंगहीन होता है, यानी क्या होता है, एक कोई अम्लीय KMnO4 है, किसके द्वारा रंगहीन होता है, विरंजक चूर्ण से या सफ़ेद विट्रोल से या आपका मोहर लवण से या आपका कॉस्मोसिक लवण से। मोहर जो लवण होता है एक तरह का अपचायक होता है, यानी अपचायक होने से KMnO4 में अपचयित होकर रंगहीन MnSO4 देता है। ठीक, तो आपका मोहर लवण आपका आंसर सही है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरे यानी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एक सफ़ेद चूर्ण MnO4 यानी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलेय यानी कहते विलेय परंतु पानी में अविलेय, मतलब क्या होता है, इसमें ये कोई सफ़ेद चूर्ण है, इसमें घुल जाता है, इसमें हमारा परंतु पानी में नहीं घुलता, तो वह चूर्ण कौन सा है, BaSO4 है या CuSO4 है या PbSO4 है या AgCl2 है। तो आपका AgCl2 आपका क्या होता है, पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, ठीक, अब क्या पूछा है, यानी तीसरा नंबर क्या होता है, वह कौन सा यौगिक मूल्य यानी मूल्यांकन परीक्षण यानी द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन परीक्षण द्वारा कैसे किया जाता है, यहाँ से देखिए कहते C4 यानी C6H5NO2 है, दूसरा C6H5OH होता है, या NH3 यानी NH3OH होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही, यानी मूल्यांकन एक परीक्षण होता है जिसमें इस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक, इससे हम प्रयोग कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा, चौथा हमें दिया है, वह लवण, मतलब ये नहीं है, वह लवण जो सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर बैगनी वाष्प उत्पन्न करता है। पहला सल्फेट या ब्रोमाइड हो गया या आयोडाइड हो गया या नाइट्रेट हो गया। ठीक,
ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप देखिए कर कितने लोग हमके कमेंट में ये लिखते हैं, पढ़ते भी हैं कि नहीं, ये आपका होमवर्क है, दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूर खोज के लगाइएगा, कहीं से मगर लगाइएगा, खोज के लगाइएगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं आपके 5th वाले क्वेश्चन पे। 5th वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक यम मतलब क्या होता है, कैपिटल यम तो आप समझ लीजिए क्या है, मोलरता है, ठीक। H3PO4 बिलियन की नॉर्मलता क्या है, 0.5 एन नॉर्मल यानी एन होता है, यानी अब देखो नॉर्मलता को क्या कहते हैं, एन से इंडिकेट करते हैं, ठीक। नॉर्मलता है 1 एन होता है या 2 एन होता है या 3 एन होता है, तो आपका कितना होता है, इसे अब सॉल्व करिएगा फार्मूले से तो आपका इतना आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या पूछा, यदि कोई अकार्बनिक लवण, यदि कोई अकार्बनिक लवण है, अकार्बनिक लवण प्लेटिनियम तार द्वारा परीक्षण में हरी ज्वाला देता तो निम्न क्या होगा। पहला हमारा बोरियम लवण होगा या कैल्शियम लवण होगा या बोरेट लवण होगा या लेड लवण होगा। तो आपका बोरियम लवण आपका ये मतलब क्या पूछा, एक कोई अकार्बनिक है जिसमें कार्बन ना हो तो लवण प्लेटिनियम तार पे परीक्षण में हरी ज्वाला देता तो आपका बोरियम लवण ही होता है, ठीक। अब ये अग्निशा यानी ये क्वेश्चन क्या पूछा, नीला बोरेक्स मन का निम्न के साथ प्राप्त किया जाता है, Zn के साथ या Fe के साथ या Cu के साथ या Cr के साथ। आपका यानी कोबाल्ट जो है, CO कोबाल्ट जो है आपका क्या होता है, नीला बोरेक्स के यानी इससे प्राप्त किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, ये क्वेश्चन पूछा है जब इसके बिलियन को H2S प्रवाहित की जाती है, मतलब क्या होता है, इसमें से कौन सा ऐसा बिलियन है जिसमें H2S प्रवाहित की जाती है तो काला छेद प्राप्त होता है। पहला अम्लीय AgNO3, दूसरा MgNO3 का होल ट्वाइस, अमोनियम होता है HgCl2 होता, अब सिल्वर नाइट्रेट होता था। ये वाला अम्लीय AgNO3 आपका सही है, ठीक। देखिए ये था आपका टोटल ये वाला क्वेश्चन, ये आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक। आप जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर लगे वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक। उसे हम तुरंत करा देंगे, ठीक। उसके नहीं तो हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप, मतलब क्या होता है 27 आपका एग्ज़ाम 27 जून से 30 जून के जो बीच में होने वाला है, उसमें क्या करेंगे, वहाँ तक जाते जाते हमारा क्या होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, ठीक। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है।